सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सा। इस वीडियो में हम लोग बैक एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी कि फिजिक्स का चैप्टर 2 जो है उसका बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है उसको देखने वाले हैं। एक वीडियो में कवर करने वाला है, अच्छा से कवर करने वाला है। अब इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है यानी कि वीडियो का चैप्टर से कौन से सेकंड में हम कौन सा नंबर पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पता नहीं यूट्यूब क्या दुश्मनी है मेरा से, वो मैं नहीं दिखाता है। चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने बोर्ड पे पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हम लोग कवर कर रहे हैं वन शॉट में। ये चारों एमसीक्यू है। पहले चलो एमसीक्यू को सबसे पहले फटाफट निपटा लेते हैं। यही चार ही है अपना एमसीक्यू, हम इसमें ऑप्शन नहीं लिखेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। द ह्यूमन, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, देखो सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन जो है अपना, हम लोग को जो ह्यूमन आई जो है यानी कि हम लोग का जो आंख है वो अपने डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंसेस को देख सकता है एडजस्ट करके अपना फोकल लेंथ को। देखो तुम पढ़ क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। सिंपली यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन का बात करें तो पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या होता है, हम लोग को आई लेंस का शेप चेंज होता है बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल, और वो शेप चेंज करके वो क्या कर सकता है, फार डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग शेप बना के अलग अलग फोकल लेंथ के साथ ये सारा इमेजेस को देख सकता है, ये सारा ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, जिसको कहा जाता है दिस इज ड्यू टू। तुम्हारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होता है अपना बी, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब सिंपली मतलब होता है एडजस्टमेंट। एकोमोडेशन का सिंपली मतलब होता है एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्ट करके रहना। तो हम लोग का आई लेंस क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, दूर के लिए एडजस्ट कर रहा है, सामने के लिए अलग एडजस्ट कर रहा है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रहा है। तो उसको अपन एकोमोडेशन कहते हैं। एक बार इसका स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देना, हम भी इसका स्पेलिंग में गलत कर देते हैं, डबल सी डबल एम लगता है, ठीक है, इसका ध्यान देना थोड़ा सा। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं अपना, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई जो है अपना, हम लोग का जो ह्यूमन आंख है वो इमेज कहां पे बनाता है, सिंपली इमेज, ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनता है हम लोग का ह्यूमन आई का, वो कहां पे बनता है, ये मान लो ह्यूमन आई हो गया। तो इसका बैक साइड पे जो ये जो स्क्रीन होता है, पीछे अपन कहते हैं कि स्क्रीन प्रेजेंट होता है, उसको रेटिना कहते हैं, और वहीं पर अपना इमेज बनता है। ह्यूमन आई के अपना आंख है, स्फेरिकल आंख होता है, गोल आंख होता है, उसका पीछे में एक स्क्रीन पाया जाता है, उसको अपन रेटिना कहते हैं, और वहीं पर अपना इमेज फॉर्म होता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नंबर बी था। और नंबर 3 क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट। देखो सिंपली यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपली नियर डिस्टेंस के बारे में। हम लोग का आंख का नियर पॉइंट क्या है। अब भैया ये जो लिखा गया लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सबसे सामने डिस्टेंस। ये लीस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि सबसे सामने डिस्टेंस जहां पे हम लोग को डिस्टिंक्ट विजन दिखाई दे रहा है, जहां पे हम लोग क्लियरली विजन आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसको अपन लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। नियर पॉइंट को एलडीडीवी भी कहा जाता है। अब ये एलडीडीवी क्या है, यही जो हम जो अंडरलाइन किए हैं वही लिखा गया है, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। एलडीडीवी भी कहा जाता है अपना नियर पॉइंट को। नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया 25 सेंटीमीटर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे यंग अडल्ट लिखा गया है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर तुम बता सकते हो, अरे भैया आप नहीं जानते क्या, वो जब बूढ़ा हो जाता है तो सिलियरी मसल वीक होने लगता है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन कम होने लगता है, एडजस्ट नहीं कर पाता, फ्लेक्सिबिलिटी जाते जाता है। तो हम बोले हाँ वो भी रीजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यंग अडल्ट ही क्यों लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे यंग चाइल्ड भी तो लिख सकता है, तो क्या यंग चाइल्ड इंक्लूडेड नहीं होता है। हाँ यंग चाइल्ड इंक्लूडेड नहीं होता। जब हम लोग ग्रोइंग एज में होते हैं, जब हम लोग मतलब ग्रोन नहीं हुए, एडल्ट नहीं बने हुए होते, तो क्या होता है बचपन में हम लोग का सिलियरी मसल जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और तब हम लोग क्या होता है नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम माना जाता है, 7-8 सेंटीमीटर का माना जाता है। जब माना जाता है कि जब बच्चा लोग 1 से 2 साल का होता है या उससे भी छोटा होता है, तो उसमें उस समय वो लोग का नियर पॉइंट जो है 7 से 8 सेंटीमीटर तक आ जाता है, यानी कि 7 से 8 सेंटीमीटर तक भी वो क्लियरली विदाउट एनी आंख दर्द किया, विदाउट एनी स्ट्रेन और आईज वो देख पाता है ये सब चीज को, मतलब वो लोग का नियर पॉइंट बहुत क्लोज होता है, हम लोग से भी क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पे यंग अडल्ट लिखा गया। देखो बूढ़ा में तो मतलब विद एज तो समझ आ रहा है कि सीनियर सिटीजन बन गया है, अब उसका सिलियरी मसल्स वीक हो रहा है, वो समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यंग अडल्ट ही स्पेसिफाई इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग का बचपन में भी अलग केस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है हम लोग का आई लेंस का, ठीक है। ये भी अपना क्वेश्चन हो गया 25 सेंटीमीटर, अपना सी ऑप्शन है यानी कि थर्ड ऑप्शन है। नंबर 4 है यहाँ पे, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तुम पढ़ा है, यहाँ पे भी हम बता ही दिए थे कि ये अपना ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में ये अपना लेंस होता है, लेंस के ऊपर ये तार प्रेजेंट होता है, ऐसे से तार प्रेजेंट होता है, और वो तार को अपन सिलियरी मसल कहते हैं, ठीक है, सिलियरी मसल। ओ माय गॉड क्या हैंडराइटिंग है मेरा, डॉक्टर बन सकते हैं।
तो नंबर थर्ड ऑप्शन अपना सिलेरी मसल। वही ह्यूमन जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ कैसे चेंज हो सकता है? फोकल लेंथ चेंज होना इन द सेंस कि बड़ा छोटा होना, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो उससे फोकल लेंथ भी इफेक्ट होता है, तो ये फोकल लेंथ उससे चेंज होता है। तो वो किसका एक्शन के द्वारा हो रहा है? ये सिलेरी मसल, जो ऊपर में टावर प्रेजेंट होता है उसके एक्शन के द्वारा होता है अपना सिलेरी मसल, उसको जिसको सिलेरी मसल कहा जाता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो अपना मेन पार्ट पे जो कि अपना क्वेश्चन वाला पार्ट, चलो पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स अ पावर -5.5 डायप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। एक इंसान है जिसका दूर का नजर खराब है, डिस्टेंस मतलब दूर, डिस्टेंस मतलब फार या फिर दूर, तो उसका फार का नजर यानी कि दूर का नजर खराब है, तो उसके लिए उसको क्या लग रहा है? -5.5 डायप्टर का एक पावर लग रहा है, उतना पावर का उसको लेंस लग रहा है उसका चश्मा में। ठीक है, और फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायप्टर, और उसका सामने का नजर भी खराब है, और सामने का नजर ठीक करने के लिए एक ऐसा लेंस लग रहा है जिसमें 1.5 डायप्टर दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन और नियर विजन। अब देखो, ये क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपना स्ट्रक्चराइज करके। सबसे पहला चीज तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, सबसे पहला चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो केसेस का बात किया जा रहा है। एक ही इंसान है या फिर अलग अलग इंसान भी हो सकता है, तो वो दो केसेस क्या है? सबसे पहले दूर का नजर खराब है और सामने का नजर खराब है, दूर का नजर भी खराब है, सामने का नजर भी खराब है। अब दूर का नजर जो खराब है उसके लिए क्या दे के रखा है? पावर दे के रखा है। दूर का नजर जो खराब है उसको ठीक करने के लिए -5.5 डायप्टर दे के रखा है कि भैया इतना का आप लेंस लगा लीजिए अपने चश्मा के अंदर, आपका पावर जो है ठीक हो, आपका जो दूर का नजर है वो ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है? सामने का नजर खराब है, और सामने का नजर जो खराब है उसके लिए भी समथिंग समथिंग पावर देके रखा है, आप बोला कि ये पावर का आप लेंस लगा लीजिए, तो आपका जो सामने का नजर जो खराब है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये दो केसेस दिया गया है। अब पूछ रहा है इसमें फोकल लेंथ निकालना, तो सिंपल सा फंडा एक चीज देखो कि पावर तुमको देके रखा है, क्या तुम फोकल लेंथ निकालेगा? कैसे निकालेगा? ये जो पावर का फॉर्मूला है, यहाँ पे तुमको पावर देके रखा है, क्या तुम फोकल लेंथ नहीं निकालेगा? यहाँ पे तुमको पावर देके रखा है, क्या तुम फोकल लेंथ नहीं निकालेगा? ऑफ कोर्स निकालेंगे। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूज करने का वो लोग कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी चैप्टर से बाहर नहीं है। और एक चीज तुमको हम गौर कराना चाहेंगे, तुमको दिखाना चाहेंगे हम कि यहाँ पे अ पर्सन नीड्स फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन। देखो, दूर का नजर खराब है, सबसे पहला ये जो सबसे पहला लाइन जो था उसमें दूर का नजर खराब था, हम तुम्हारा रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज में तुम्हारा दूर का नजर खराब था, दूर का नजर खराब था यानी कि मायोपिया केस था, और मायोपिया केस था तो उसमें कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस लगता है करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो माइनस का साइन है ये कॉनकेव लेंस को भी डिनोट करता है। और एक चीज तुमको बता दे कि सिंपल सी चीज है, पावर अगर पॉजिटिव में हुआ और पावर अगर नेगेटिव में हुआ तो इससे भी अपन बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है। पावर अगर पॉजिटिव में हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस लगता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हुआ वो, और पावर अगर नेगेटिव में हुआ तो कॉनकेव लेंस हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ये पावर जो है नेगेटिव में, तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस है। और ये जो केस था मायोपिया का, हाँ डिस्टेंट विजन खराब है, ठीक है भैया मायोपिया केस है, तो हाँ भैया कॉनकेव लेंस लगने वाला, मायोपिया में तो कॉनकेव लेंस लगता है। और यहाँ पे देखो सामने का नजर खराब है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का केस है, और हाइपरमेट्रोपिया केस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगने वाला। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो पावर जो है प्लस में, यानी कि ऐसे भी कॉन्वेक्स लेंस है। ये हम लोग रीचेक कर चुके हैं, तुम्हारा रिविजन करा चुके हैं। देखो कुछ इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो ऐसा बात है नहीं, और जितना भी न्यूमेरिकल्स है तुमको सिर्फ इससे ही पूछने वाला कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पूछने वाला, उसके अलावा कोई और चीज से पूछने वाला नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कोई बड़ा ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन लिखना स्टार्ट करेंगे अपन। गिवन से पहले तुम स्ट्रक्चराइज कर लेना कि पहले ये कि दो केसेस से तुम दिखा देना जो भी तुम्हारा एग्जामिनर होगा, कि सबसे पहला चीज एक है अपना डिस्टेंट विजन और दूसरा अपना नियर विजन। तो तुम ये स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भैया दो केसेस है, यहाँ पे हम एक केस सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंट विजन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? पावर जो है -5.5 डायप्टर है, तो पावर जो है, अच्छा डायप्टर जो है पावर का यूनिट होता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, पावर जो है -5.5 डायप्टर, उसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिखता है। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। और यहाँ पे भी पावर क्या दिखा रखा है? 1.5 प्लस का 1.5 है, तो ध्यान देना प्लस का 1.5 डायप्टर, तो एफ निकालना है हमने को। अब यहाँ पे तुम दो फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम पावर का जानते हैं कि दो फॉर्मूला होता है, 1/f एक होता है मीटर वाला के लिए, और 100/f होता है जिसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आता है। तो मेरा एडवाइस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल में पावर दिया गया, तो मेरा एडवाइस रहेगा फॉर इजी पर्पसेस
तो वहां पे अपन क्या करेंगे 100/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि काटाकुटी जब करेंगे हम लोग तो आसानी हो हम लोग को। चलो देखते हैं कि हाँ कैसे तुमको आसानी मिलने वाला है। तो P का पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 100/f, P 5.5, 100 फोकल लेंथ निकालना है। अब सिंपल सा चीज देखो, ये 5.5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या 1 लगा सकते हैं? हाँ नहीं लगा सकते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। तो f यहाँ पे आएगा, 1 वहां पे जाएगा, f इसके साथ आएगा, 1 जो है 100 के साथ जाएगा। तो 5.5 f हुआ। हम छोटा छोटा लग रहा है, होप से तुमको दिखाई दे रहा होगा। 5.5 f हुआ, f जो है 5.5 के साथ गया और ये जो 100 है 1 के साथ गया। ठीक है, इतना समझ आया तुमको। अब ये 5.5 जो है f के साथ मल्टीप्लीकेशन में, हम क्या बोले, ये जो 5.5 है f के साथ मल्टीप्लीकेशन में। ये 5.5 जब मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको अदर साइड ले जाएंगे, उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा। अब ऐसा हम लोग क्यों करें? क्योंकि हम लोग को f चाहिए, हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है। 100/5.5, ठीक है। अब फोकल लेंथ में 100, ये इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं, सारा नंबर इस साइड आ गया और फोकल लेंथ लेफ्ट साइड आ गया। तो इसको तुम सिंपली सॉल्व करिए, ये डेसिमल हटाएगा, ऊपर एक 0 लगाएगा, काटाकुटी करना स्टार्ट करेगा, इधर आएगा 5 से काटे तो 200 आया, 5 से काटे तो 11 आया। अब 200/11 अगर तुम डिवाइड करेगा तो तुमको आंसर मिल जाएगा। अच्छा माइनस का साइन लगा देना, हम भूल गए थे, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन। फोकल लेंथ आ जाएगा अपना 18.18 माइनस 18.18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि हम लोग 100/f वाला फॉर्मूला यूज करें। तो f इज इक्वल टू 18.18, तुम डिवाइड करके देख लेना, सेंटीमीटर के आसपास जा रहा है। इसको बहुत जगह राउंड ऑफ करके भी लिखा होगा 18.2 सेंटीमीटर। तो मत सोचना कि तुम्हारा आंसर खराब है, सिर्फ राउंड ऑफ करके वो लोग लिख देता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में तो, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में तुम देखिए तो उसमें तो मीटर में दे के रखा है, तो उसमें भी कंफ्यूज मत होना, सिंपली तुम्हारा आंसर भी सही है, एनसीईआरटी का भी आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ये P इसी का। अच्छा और एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पे जैसे हम तुमको समझाने के लिए सिर्फ नीचे 1 लगा के ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा रहा है। अगर तुम स्पीड में करना चाहता है, सिंपली 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है या क्लास में सिंपली फास्ट में करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना, f को ऊपर ले आना, 5.5 को नीचे ले आना। 1 स्टेप में तुम कर सकता है, f को डायरेक्ट यहाँ पे ले आना, 5.5 को इसका यहाँ पे चला जाना। तुम करके देख लेना, वही चीज होने वाला। हम तुमको अच्छा से करके दिखाया, लेकिन तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट एग्जाम में मत करना कि कहीं फिर स्टेप मार्किंग ढूंढे, स्टेप्स फिर ढूंढता है एग्जाम में ना। तो P इज इक्वल टू 100/f, हम लोग f जो है सेंटीमीटर में निकालेंगे, P जो है अपना 1.5 है, पॉजिटिव में है, 100/f, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कर देंगे, हाँ डायरेक्ट कर ही देते, तुमको हम पीछे समझा दिए। तो f जो ये रुको नहीं करते, नीचे 1.5 है, कुछ नहीं नीचे है तो 1 लगा सकते हैं, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1.5 है, f इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है 100 के साथ जाएगा। और फिर ये 1.5 f है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है f के साथ, तो ये क्या होगा, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 100/1.5। अब ये डेसिमल हम उठाए तो ऊपर एक 0 लग गया, तो ऊपर 2 से काटे तो 200 हो गया, नीचे काटे तो 3 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आएगा 66.666 कुछ आएगा, 66.66 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आएगा। ये पॉजिटिव में रहने वाला है क्योंकि अपना पावर भी पॉजिटिव में था। अब बहुत जगह इसको तुमको 66.7 सेंटीमीटर भी लिखा रहेगा बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। यह तो क्वेश्चन खत्म होता है। सिंपली सबसे सिंपल है, सबसे पहले अपने दिमाग में तुमको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा कि हाँ भैया एक केस डिस्टेंट विजन का, एक केस नियर विजन का। अगर तुम दोनों को एक साथ मर्ज करेगा तो तुम्हारा पूरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में है, जो मीटर में आंसर देके रखा है, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में पीछे वाला जो आंसर दिया रहता है उसमें मीटर में आंसर देके रखा, तो कंफ्यूज हो। अपना दूसरा क्वेश्चन में, जो कि अपना 6वां क्वेश्चन। अच्छा तुमको ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम कुछ चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि ये सब चीज पहले पिछला वाला क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा था, बट यहाँ से यूज होना स्टार्ट होगा 1-2 क्वेश्चन में। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तुमको सबसे पहला चीज तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मायोपिया केस है या फिर हाइपरमेट्रोपिया केस है। सिंपली कोई भी न्यूमेरिकल आने वाला है वो या तो मायोपिया केस होगा या तो हाइपरमेट्रोपिया केस होगा। पहला चीज तुमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, और सिंपली तुमको क्वेश्चन पढ़ के आ जाए कि हाँ भैया मायोपिया में दूर का नजर खराब होता है, हाइपरमेट्रोपिया में सामने का नजर खराब होता है। तुमको सिर्फ इतना याद रहेगा। और फार पॉइंट हम लोग का
इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट ऑफ द 25 सेंटीमीटर होता है। तुमको इतना कुछ बेसिक बेसिक अगर याद होगा डिफेक्ट सबका तो तुमको आइडेंटिफाई आसानी से तुम कर लेगा। उसके बाद तुमको जानना होता है जब तुम आइडेंटिफाई कर लेता है ये सब चीज को, तो तुमको बताना पड़ता है, तुमको लिखना पड़ता है, कुछ कुछ गिवन फिक्स्ड चीज लिखना पड़ता है जो पहले से फिक्स्ड रहेगा। अगर मायोपिया केस हुआ तो तुमको यू जो है, यू और वी तुमको पता रहेगा, ठीक है, यू और वी तुमको लिखना पड़ेगा। तो यू यहाँ पे क्या है, यू तुमको फिक्स्ड लिखना है जो कि है माइनस इन्फिनिटी, तुमको यू फिक्स्ड लिखना पड़ेगा जो कि होगा माइनस इन्फिनिटी, और वी जो है माइनस गिवन नंबर, यानी कि जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको माइनस गिवन नंबर लेकर लिख देना। जैसे यहाँ पे गिवन नंबर देकर रखा 80 सेंटीमीटर, तो वही गिवन नंबर लिखना। हाइपरमेट्रोपिया में यू जो है फिक्स्ड रहेगा माइनस 25 सेंटीमीटर, तुमको यू नहीं देके रखेगा, यू जो है फिक्स रहने वाला है जो कि है माइनस 25 सेंटीमीटर, और वी जो है माइनस गिवन नंबर, यानी कि जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा वो लिख देना अपन को। और सबसे गौर करने वाला बात यह है कि यहाँ पे माइनस का साइन सब में लग रहा है, तो यहाँ पे भूल से भी माइनस का साइन हटाना मत, सब में माइनस का साइन लगने वाला है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम लोग को लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = 1/f जब मीटर में होता है, P = 100/f सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा धीरे बोल रहे होंगे क्योंकि मेरा जीभ में थोड़ा सा छाला पड़ा हुआ है, तो हम ज्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल पाएंगे, नहीं तो फिर दर्द बैठ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे बोलेंगे तो मैनेज कर लेना, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल देगा, ऐसा नहीं कि कम बोलेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन करेंगे। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अब देखो, ये तुमको हम बोले थे कि आइडेंटिफाई करना तुमको आना चाहिए मायोपिया है हाइपरमेट्रोपिया, बट इस क्वेश्चन में अच्छा बात ये है कि यहाँ पे पहले से आइडेंटिफाई कर दिया कि मायोपिक पर्सन है, उसका मायोपिया केस है यहाँ पे। अच्छा, अगर मायोपिया केस नहीं भी दिया होता तो तुमको कैसे समझ आता? द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू। हाँ, तुमको यहाँ पे भी मायोपिया केस कैसे समझ आता? देखो मेरे साथ, देखो यहाँ पे लिखा गया फार पॉइंट ऑफ अ डैश डैश पर्सन। चलो मान लो यहाँ पे मायोपिक पर्सन नहीं लिखा होता है, यहाँ पे मायोपिया हटा दो। द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या जो इंसान का ह्यूमन आई जो है वो क्या नॉर्मल है? क्या वो हेल्दी ह्यूमन आई है? क्यों भैया नहीं समझ आया हमको? क्योंकि फार पॉइंट तो इंफिनिटी होता है मेरे दोस्त। जब फार पॉइंट इंफिनिटी होता है तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है उसका फार पॉइंट? तो तुमको ऐसी करके ये सब समझना पड़ेगा। हाँ, अब दूर का नजर खराब है, यानी कि दूर का नजर, इसमें समझ जाएगी तुमको दूर का नजर खराब है, तो दूर का नजर खराब है तो इसका मतलब क्या हुआ? मायोपिया केस हुआ। तुमको ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बस इतना याद रखना कि मायोपिया में दूर का नजर खराब है, हाइपरमेट्रोपिया में सामने का नजर खराब है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना है अपना। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हम लोग को समझ आ गया कि मायोपिया कैसे, हम ऐसे भी तुमको समझा दें, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मायोपिक पर्सन है, तो मायोपिया केस समझ आ रहा है, ठीक है। मायोपिक मतलब मायोपिया से रिलेटेड, ठीक है। और गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यू लिखेंगे। यू कहां से आएगा? यू तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो यू अपना वहां से आएगा जो कि अपना फिक्स्ड होता है। यू अपन लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, और वी लिखेंगे माइनस गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या है? 80 सेंटीमीटर। तो ये अपना गिवन नंबर, मोस्टली एक ही तुमको गिवन नंबर दिया रहेगा और वही तुमको छाप देना है सिर्फ। और उसके बाद यू हो गया, वी हो गया। अब अपन को क्या निकालना? पावर निकालना है। पावर एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। नेचर तुम पावर निकाल के भी बता सकते हैं, तो सबसे पहले पावर निकालना है। अब एक चीज मेरे को बताओ, पावर का फॉर्मूला तुम यहाँ पे देख रहा है कि फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला में हमको फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ निकालने के लिए वी और यू चाहिए। तो मेरे पास वी और यू है, तो क्या हम वी और यू से फोकल लेंथ निकाल देंगे और फोकल लेंथ निकाल के पावर नहीं निकाल सकते हैं? हम क्या बोले, मेरे पास u और v है, तो u और v से हम सबसे पहले लेंथ फॉर्मूला लगा के करेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। और फोकल लेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला में फोकल लेंथ बैठा के पावर अपने सिंपली निकाल देंगे, ठीक है। यही सिंपल से स्टेप होता है अपना। तो लेंथ फॉर्मूला सबसे पहले लगाते हैं, यहीं पर लगा दे रहे हम। 1/f इज इक्वल टू 1/v। देखो इसको सॉल्व करना दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अपना लेंथ फॉर्मूला लगा दिए। f इज इक्वल टू v हम लोग को दिया हुआ है -80, और u हम लोग को दे रखा है -इन्फिनिटी। अब अच्छा, ये इधर में क्या होता है? ये -80 है, तो तुम ये मत समझना कि जो माइनस साइन है सिर्फ 80 के लिए है। ये क्या बोले हम? ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ 80 के लिए नहीं है, क्योंकि ये नीचे में, तो दैट डजंट मीन कि ये नीचे सिर्फ 80 के लिए। ये जो माइनस का साइन है ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस है। ये जो माइनस का साइन है ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस का साइन है। तो ये जो -80 है इसको हम लोग -1/80 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे माइनस माइनस का साइन है, ये जो माइनस है ये माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस 1/इंफिनिटी। प्लीज इसको देख के डरना मत कि 1/इंफिनिटी क्या होता है, भैया हम तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी हम तुमको बताएंगे क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/t। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, प्लस 1/इंफिनिटी, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में इंफिनिटी लिखेंगे, ये 1 के सामने 1 के जगह में फिर इंफिनिटी डाल देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपली क्या हम लोग 1/इंफिनिटी कहीं पे भी लिखा होता है तो उसको इक्वल टू 0 मानते हैं कि उसका वैल्यू जो है 0 होने वाला है। ऐसा क्यों, सिंपली देखो, कोई भी चीज का तुम 100 टुकड़ा करेगा तो कुछ इतना अच्छा चीज आएगा, कोई भी चीज का तुम 1000 टुकड़ा करेगा कभी भी कुछ कुछ चीज आएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज का अगर मान लो तुमको इनफाइनाइट टुकड़ा करने बोला, भैया नहीं समझ आ रहा, देखो मान लो तुम्हारे पास पिज्जा है, ठीक है, तो उसको हम बोले तुम उसका इनफाइनाइट टुकड़ा करो, उसका इनफाइनाइट टुकड़ा करो। अरे तुम 100 टुकड़ा करेगा तो कुछ इतना आएगा, 1000 टुकड़ा करेगा तो एकदम छोटा सा चीज आएगा। लेकिन हम तुमको बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या नंबर होता है, कोई रुकने वाला नंबर होता है नहीं होता है, यानी कि उसको करते जाना, काटते जाना, काटते जाना, काटते जाना, काटते जाना, पिज्जा को काटते जाना, काटते जाना, काटते जाना, तो एक पॉइंट आएगा कि हाँ तुम्हारा हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, लेकिन तभी भी तुमको काटते रह रहा है। तो इनफाइनाइट का मतलब यही होता है कि रुकता नहीं है, तो रुकने वाला नहीं है, तो हम तुमको बोल रहे तुम काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट काटते जाओ, तो लास्ट में तुम्हारा हाथ पे क्या बचने वाला है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1/इंफिनिटी को अपन इक्वल्स टू 0 मानते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है भैया, 1/इंफिनिटी के साथ कुछ नहीं करना है, काट देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या करना, 1/इंफिनिटी जो है ऐसे करके काट देना है उसको। बस मेरा एडवाइस रहेगा कि ये जो माइनस माइनस अगर ऐसा साइन दिया हुआ है तो यहीं पे मत काट देना, यहाँ पे सॉल्व कर लेना पहले माइनस साइन को, उसके बाद काटना है, तो तुम्हारा स्टेप मार्किंग में मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो ये अपना आ गया। अब यहाँ पे सिंपली 1/f इज इक्वल टू 1/80, क्योंकि वहां पे 1/इंफिनिटी कट गया, 0 इक्वल टू 0 मान के हम लोग उसको काट दिए, ठीक है। तो अब हाँ काट देना, 0 मत मान के सिर्फ इक्वल टू 0 मत लिख देना, काटना पड़ेगा तुमको। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। भाई रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा करना होता है। अब तुम एक साइड को सिर्फ उल्टा नहीं कर सकते, तुमको दोनों साइड को उल्टा करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे 1/f है, इसको अपन उल्टा करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल अगर करे तो ये 1/f है, तो ये f/1 हो जाएगा। देखो ये 1/f था, इसको अगर उल्टा कर दिया तो ये f/1 हो गया सिंपली। और वही चीज हम राइट साइड में करेंगे, तो 1/80 है, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -80/1। ठीक है, समझ आया। अब क्योंकि नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम मान सकते हैं कि f जो है -80 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो f ऑफ द -80 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे सिंपली अपना पावर का फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। किसी को स्लो तो नहीं लग रहा ना कि भैया आप बहुत धीरे बढ़ा रहे हैं। अब देखो हम क्योंकि f यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लगाए थे, तो हम यहाँ पे वही p = 100/f जो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला था उसी को अपन यूज करने वाला है। तो 100/-80, रुको पहले ये लिख देते हैं, 100/f, p = 100/-80। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ -80 हम लोग निकाले थे, और यहाँ से काटाकुटी स्टार्ट करेंगे। ये 0 से ये 1 0 कटा, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा, 2 4 जा, तो P अपना आ गया -5/4 डायप्टर। अब इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। कन्वर्ट करके तुम लिख देना, क्योंकि पावर जो है बहुत सारा टीचर लोग ये पॉइंट पे ही मानता है। तुम पीछे देखा था ना कि हाँ पावर जो है मोस्टली पॉइंट में ही दिया रहता है, डेसिमल में ही दिया रहता है। तो तुम इसको कन्वर्ट करेगा तो 1.25 कुछ आएगा, ठीक है। भैया आप कैसे, क्या मैथ गॉड है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम पहले से सॉल्व करके रखे इसलिए मेरे को पता है। -1.25 डायप्टर आएगा। ये डी का साइन लगाना मत भूलना, ये यूनिट है, जैसे तुम सेंटीमीटर लगाते हो वैसे तुमको डी भी लगाना पड़ेगा, यानी कि डायप्टर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। सबसे पहले सिंपली पूछ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट किया जाता है, उसका डायग्राम बना के दिखाइए। तो सिंपली तुम पढ़ा भी है ये सब चीज के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, सामने का नजर खराब होता है। तुम जब हाइपरमेट्रो डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा था, याद करो, डिफेक्ट्स में पढ़ा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो दोनों के लिए करेक्शन भी पढ़ा था। तो जो वो करेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे अपन को वही इस्तेमाल करना है। सिंपली यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने वाला है, वो जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा के जो करेक्ट किया जाता है, वही यहाँ पे डायग्राम बनाना है। सिंपली हाइपरमेट्रोपिया है तो हम लोग क्या लेते हैं, सामने रहते हैं ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट सामने है तो सामने का नजर खराब होता है हाइपरमेट्रोपिया में, इसलिए सामने का ऑब्जेक्ट लिया जाता है। सामने से हम लोग रेज निकाले, तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं बीच में, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता सपोज, तो क्या होता है, ये ऐसे वाला रेज ऐसे ही जाता है, क्या होता है
अपना जो आईज है वो कन्वर्ज नहीं कर पाता इसको ठीक से, तो कन्वर्ज नहीं कर पाता तो क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बनता। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगा चुके थे, क्या करता है, ये जो फैलता हुआ रेस जो जा रहा था उसको कन्वर्ज कर देता है, उसको थोड़ा सा सटा देता है। सटा देता है क्या होता है, हम लोग का आइस के लिए आसानी हो जाता है रेटिना पे कन्वर्ज करना ये इमेज को, ये रेस को, ताकि हम लोग का इमेज बन पाए अच्छा से। ये तो तुम पढ़ के रखा, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये मत बोलना कि हम डायग्राम क्यों पहले से बना के लाते हैं, क्योंकि मेरा डायग्राम ठीक नहीं बनता, अगर हम बोर्ड पे बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब चलो अपना न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ लिए, यहां तक एक सवाल हो गया अपना। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसका अपना आई, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसका नियर पॉइंट है 1 मीटर। क्या बात करता है भाई, इसका तो बहुत खराब है। तब नियर पॉइंट है अपना 1 मीटर, और नॉर्मली नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये न्यूमेरिकल करने से पहले हम तुमको कुछ कुछ चीज बताना पड़ जाएंगे कि न्यूमेरिकल करने से पहले, इससे पहले भी हम बताते हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहा है कि न्यूमेरिकल करने से पहले तुमको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल जो केस है वो मायोपिया का है, हाइपरमेट्रोपिया का। अगर मायोपिया का है तो ये सब चीज तुमको लिखना पड़ेगा। यू जो है माइनस इन्फिनिटी फिक्स्ड, वी जो है माइनस गिवन नंबर, मतलब जो भी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 मीटर जो है गिवन नंबर है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया यू जो है माइनस 25 सेंटीमीटर फिक्स, वी जो है माइनस गिवन नंबर फिक्स्ड। ठीक है, और फिक्स्ड क्या मतलब जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा उसको माइनस में लगाना है। यहाँ पे सारा कुछ माइनस में रहने वाला है। फिर यहाँ पे अपना तुमको लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद पावर का फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ये मीटर वाला, ये सेंटीमीटर वाला। ठीक है, और ये सारा चीज माइनस में था। और यहाँ पे मायोपिया जो है इसमें इन्फिनिटी इसलिए लग रहा है क्योंकि दूर का नजर खराब है। तो जो नजर खराब है, जहां का नजर खराब है, वही वाला केस यहाँ पे लगने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट खराब होता है तो यहाँ पे इसलिए इन्फिनिटी लग रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट खराब होता है इसलिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। गिवन लिखते हैं। अब ना हम लोग को समझ आया कि हाइपरमेट्रोपिक आई यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का केस है, ऊपर भी तुम पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यू हम लिख देंगे माइनस 25 सेंटीमीटर। कहां से आया है, यहां से आया। तुमको बता दी कि u जो है फिक्स्ड रहने वाला अगर हाइपरमेट्रोपिया केस है, तो अपन अंधा मतलब आंख बंद करके u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर लिख देने वाले। अब v अपन को लिख रहा है माइनस गिवन नंबर, तो गिवन नंबर 1 मीटर देके रखा है, माइनस 1 मीटर। अब क्योंकि हम u जो है 25 सेंटीमीटर में ले रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हो गया माइनस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया, v जो हो गया अपना 100 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। पावर ऑफ द लेंस पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। सिंपली पूछ रहा है कि पावर कितना चाहिए लेंस का, जो ये डिफेक्ट जो है, जो उसको डिफेक्ट, जो उसको मुश्किल आए हो रहा है देखने के लिए, वो कैसे ठीक हो पाए। अब यहाँ पे लिखा गया अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। सिंपली तुमको ये जो हम बताए कि माइनस 25 सेंटीमीटर लेके चलना, तो वही तुमको बता रहा है, लेकिन हम लोग पहले से सीख चुके हैं, तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ने का भी जरूरत नहीं थी, तो ये भी हम लिख दिए कि तुम कंफ्यूज ना हो जब ऐसा कुछ तुमको बोल ले। ठीक है, इसको इग्नोर मार के हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पी हम लोग निकालना यानी कि पावर निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f जो है अपना नहीं पता। अच्छा, f क्यों पहले लेंस फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, क्योंकि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ हम लोग के पास नहीं है, बट u एंड v है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फिर फोकल लेंथ के द्वारा हम लोग पावर निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। v हम लोग के पास है माइनस 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, v हम लोग के पास माइनस 100 है। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे, कन्वर्जन वाला देखना। और u जो है अपना माइनस 25 है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये जो माइनस है सिर्फ 100 का माइनस नहीं, ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस है, तो माइनस 1/100 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 1/25 हो गया। और 1/f जो है, दोनों का एलसीएम लेंगे। सिंपली तुमको आता है ये सब चीज, बचपन से करते आ रहा है। एलसीएम लिए 100 आया, 100 आया। इधर 100 के टेबल में, 100 के टेबल में कितना 100 आता है, तो 1 बार में आता है, तो माइनस 1 ही रहने वाला है यहाँ पे। अब ये प्लस का, ये साइन का ध्यान देना कि यहाँ पे जो साइन है वही बैठाना है, उसके बाद तुमको देखना है कि एलसीएम लेके कितना आ रहा है। अब 25 में कितना बार में आता है 100, तो बाई 25 में 4 बार में आता है 100, तो यहाँ पे प्लस का 4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था। ठीक है, अब 1/f इज टू माइनस 1 प्लस 4 कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा।
तो 3/100 हो गया, 1/f इज इक्वल टू 3/100 आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमको फोकल लेंथ चाहिए, और रेसिप्रोकल लेके हम क्या करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल सिंपली मतलब उल्टा कर देना। तो यहाँ पे उल्टा सिर्फ एक साइड तुम नहीं कर सकता, दोनों साइड तुमको करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना, 1/f है, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये देखो, ये 1/f है तो ये उल्टा होके f ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो f/1 हो गया। और ये 3/100 है तो 100 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे 100/3 हो गया। अब ये जो है f/1 को हम लिख सकते हैं f सिर्फ, क्योंकि 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता, तो f आ गया अपना 100/3 सेंटीमीटर। अब बहुत जगह बोलेगा इसको कन्वर्ट कर दो, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा इसको कन्वर्ट मत करो, क्योंकि आगे हम लोग को पावर निकालना है। सिंपली मेन फंडा हम लोग को पावर निकालना, ना कि फोकल लेंथ निकालना। तो पावर का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग 100/f। भैया 100/f क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ अपन सेंटीमीटर में निकाले हैं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिया है, तो हम लोग को सेंटीमीटर में ही ढालना पड़ेगा, सेंटीमीटर वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। f है अपना 100/3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तुमको, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 3 है सबसे नीचे वाला जो है सबसे ऊपर वाला के पास जाएगा और 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 3 हो जाएगा। क्या बोले हम, ये जो 3 है सबसे नीचे था, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 था सबसे नीचे था, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, और यहाँ पे नीचे में 100 रह जाएगा। इसका एक बार फंडा हम तुमको समझाते हैं कि देखो 100 का नीचे ये 100/3 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 100/1, ऊपर में 100/1, 100 ही रहा, कोई वैल्यू नहीं चेंज, नीचे में 100/3। अब यहां पे क्या होता है, ऐसा कुछ भी चारों वाला चीज आता है तो ये 100 जो है 1 के साथ जाता है, 3 जो है 100 के साथ जाता है, ठीक है। 100 जो है 1 के साथ जाता है, 3 जो है 100 के साथ जाता है, ये जो यही रिलेशन बनता है, ऐसा रिलेशन बनता है, यहाँ पे देख लो। और उसके बाद क्या होता है, तो क्या हम इसको, ये जब 3 जो है 100 के साथ जाएगा, सबसे ऊपर में जाएगा, तो इसको हम 100/3 नहीं लिख सकते, और ये 100 जो है 1 के साथ जाएगा तो इसको 100 × 1 नहीं लिख सकते। तो सिंपली यहाँ पे देखो वही चीज आ रहा है, 100 × 3 / 100, वही चीज सिंपली करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम तुमको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि उतना तुमको झमेला ना करना पड़े। तो 100 × 3/100 है, 100 से 100 कट जाएगा, पावर अपना 3 डायप्टर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये प्लस का साइन लग रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन तुम और एक चीज से चेक कर सकते हैं कि हम तुमको यहाँ पे लिखा है वो है कि नहीं। देखो हम बता दे कि पावर अगर प्लस में हो, पावर अगर प्लस में हो तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और पावर अगर नेगेटिव हो तो कॉनकेव लेंस होता है। तो तुम और एक चीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो पावर है प्लस में, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होगा। और तुम हाइपरमेट्रिक में थोड़ा पहले ही देखा जी कि करेक्ट जब कर रहे थे, कि जब करेक्शन किए तो हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सारा चीज कनेक्ट होता है, ये सारा चीज रीचेक होता है, ये सारा चीज वेरीफाई होता है कि हाँ हम जो है सही चल रहे हैं। तुम ये बार ये सब चीज एक बार चेक कर सकते हैं कि हम सही रास्ता पे है कि नहीं, ठीक है। तो भैया अपना 8वां नंबर सवाल पे, 8वां नंबर सवाल है क्या है, व्हाई इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई, एक ह्यूमन नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई क्यों क्लियरली नहीं देख पाता कोई भी ऑब्जेक्ट को जब वो 25 सेंटीमीटर से सामने रखा जाता है, यानी कि क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो कि अपना नियर पॉइंट है, उससे उसके सामने अगर रखा जाता है, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अब एक चीज अपना जहन में रखना है, एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि ये सी क्लियरली का बात करें कि हम लोग क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम देख नहीं सकता, तुम 25 सेंटीमीटर के सामने भी देख सकता है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लियरली नहीं देख पाता, तुम साफ साफ नहीं देख पाता। जितना तुम 25 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर से दूर से रख के तुम जितना साफ देख पाता है, उतना 25 सेंटीमीटर के सामने अपन नहीं रख के देख पाते। सिंपली इसका आंसर अगर एक लाइन में तुमको बोलना चाहे तो हम लोग का आवर सिलरी मसल्स cannot contract beyond a certain limit। इसका सिंपल रीजन तुम यहाँ पे लिख लेना कि आवर नॉर्मल ह्यूमन आई इज नॉट एबल टू सी बिकॉज, उसके बाद वो सब लाइन बना के लिखना, उसके बाद ये आंसर स्टार्ट होता है ताकि ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम किए। तो बिकॉज आवर सिलरी मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। भैया इसका मतलब क्या हुआ, देखो तुम्हारा आई लेंस है, आई लेंस के ऊपर तार होता है, ठीक है, आई लेंस के ऊपर तार होता है, उसको अपन सिलरी मसल कहते हैं। तुम पर क्या रहा है, तो ये जो सिलरी मसल्स है ये एक पॉइंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, एक पॉइंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसका कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है आई लेंस को अपना, तो ये आई लेंस को एक टाइम के बाद और छोटा नहीं कर पाता और राउंड नहीं कर पाता। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस तुम ऐसे समझो, ये अपना सिलरी मसल का तार है, तो कॉन्ट्रैक्ट देखो
तो कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऐसे टाइट होना है, ये कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऐसे टाइट होना है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऊपर जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट, नीचे आने वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये सब चीज है, ये जो सिलेरी मसल अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, एक सर्टेन लिमिट, यानी कि एक लिमिट है, एक लिमिट है, उसके आगे वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसके वजह से क्या होता है, आई लेंस उतना राउंड नहीं बन पाता। देखो यहाँ पे आगे में लिखा गया, अगर तुमको 1 से 2 मार्क्स का ये सवाल है, या फिर तुम्हारा स्कूल में मान लो नॉर्मली तुमको खड़ा करके पूछ दिया कि चिंटू बताओ तुम्हारा कि क्यों हम लोग नहीं देख पाते इसके सामने, तो सिंपली तुमको एक ही सवाल का जवाब, एक ही लाइन में जवाब देना है कि हम लोग का सिलेरी मसल जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सिंपली एक लाइन में ये सवाल है। बट अगर तुमको और डिटेल में समझना है, वो हम तुमको समझाने के लिए भी लाए हैं, लेंस कैसे काम करा, और प्लस अगर कोई एग्जाम में तुम्हारा 3 मार्क्स का आ गया तो तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 2 मार्क्स का भी आ गया तो लिख ही देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, when an object is placed closer than 25 centimeter, the lens of the eye is unable to become thick enough to focus the diverging rays onto resulting in a blood effect। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग का 25 सेंटीमीटर के सामने रखा जाता है, हम क्या बोले, कोई भी ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर के सामने रखा जाता है तो क्या होता है, हम लोग का जो लेंस ऑफ द आई है, ये जो लेंस है, हम लोग आंख में जो लेंस लगा हुआ है, नेचुरल लेंस लगा हुआ है, वो क्या होता है, अनेबल होता है टू बिकम थिक इनफ टू फोकस द डाइवर्जिंग रेज। टू बिकम थिक यानी कि उतना मोटा नहीं हो पाता है, ये जो अपना लेंस है, ये एक पॉइंट के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद, जब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के सामने रखा जाता है तो उतना वो मोटा नहीं बन पाता है, उतना राउंड नहीं बन पाता। मोटा इन द सेंस कि ऐसा इतना मोटा नहीं बन पाता, इतना राउंड नहीं बन पाता है कि वो डाइवर्ट, जो भी रेस आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेस निकल के आ रहा है, उसको वो अपने रेटिना पे इमेज बना पाए, वो डाइवर्ट, वो जो रेस है उसको डाइवर्ट करके अपने रेटिना पे इमेज बना पाए। इसी का वजह से हम लोग क्या, ब्लर्ड इमेज या फिर आई स्ट्रेन देखने को मिलता है। अब अगेन हम ये बात कह दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है तुमको नहीं दिखने वाला है, तुमको दिखेगा वो चीज भी। तुम 25 सेंटीमीटर के सामने भी कभी ना कभी तो फोन रख के खेला होगा। लॉकडाउन में भाई हम लोग गेम कितना खेले, तो बहुत जन 25 सेंटीमीटर के सामने गेम फोन को रख के खेलता है, ऐसा नहीं हम लोग देख नहीं पाते। बट यहाँ पे लिखा गया है कि या तो तुमको ब्लर्ड इमेज दिखेगा, बहुत सारे केसेस में ब्लर्ड इमेज दिखेगा, या फिर थोड़ा देर ही वैसे देखने के बाद तुम्हारा आंख जो है दर्द करने लग गया। ये इन द सेंस कहना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं देख पाता है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि अपना 9th क्वेश्चन, जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा ही आंसर है, मतलब इतना छोटा ही आंसर है। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। देखो सिंपली यहाँ पे लिखा गया है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई। ये जो इमेज डिस्टेंस इन द आई कहना चाह रहा है, इसका मतलब है सिंपली, मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा आई है, तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा आंख का लेंस है, ठीक है, उसका ऊपर सिलेरी मसल, और यहाँ पे पीछे में रेटिना है, यहाँ पे अपना स्क्रीन है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस इन द आई कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिनोशन कर रहा है इमेज डिस्टेंस इन द आई कहने से। आई होप से तुम समझ गए होंगे। हम फिर से बोल रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। ये जो तुम्हारा आंख के अंदर जो लेंस होता है और जो रेटिना होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, रेटिना और अपना ये जो आई लेंस है, उसका बीच का जो डिस्टेंस है, उसको अपन डिनोशन कर रहा है, उसको अपन कह रहा है इमेज डिस्टेंस इन द आई, ठीक है। What happens to the image distance in the eye, यानी कि आंख के अंदर लेंस और रेटिना का बीच का जो डिस्टेंस है, उसको क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है when we increase the distance of an object from the eye। जब हम लोग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर कम करते हैं, जो भी केस तुम मानना चाहता है, या फिर मान लो इंक्रीज कर देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम दी आई। सिंपली लॉजिकल मेरे को एक सवाल बताना कि तुम्हारा आंख के सामने ऑब्जेक्ट रखे, इतना दूर रखे, ठीक है, तो उसको हम इंक्रीज कर दिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि तुम्हारा आंख से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लो मेरा हाथ में कोई भी पेंसिल है, तो उसको अगर हम दूर कर दिए, यानी कि उसका इंक्रीज कर दिए, उसका डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए, तो क्या मेरा आंख का साइज पे इफेक्ट पड़ने वाला है? भैया कैसे साइज यहाँ पे कैसे रिलेशन ही नहीं बना रहा है। अरे साइज रिलेशन बना रहा है भाई। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेटिना और आई लेंस का जो बीच का डिस्टेंस है, तो ये अगर बड़ा हुआ तो आंख भी बड़ा हो जाएगा, और ये अगर छोटा हुआ तो आंख भी छोटा हो जाएगा। तो क्या हम जब पेंसिल को दूर कर रहे हैं तो क्या मेरा आंख छोटा या बड़ा हो रहा है? नहीं, तुम्हारा आंख तो साइज फिक्स रहता है। तो वही यहाँ पे आंसर है सिंपली। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे करें तो भैया मेरा आंख तो चेंज नहीं होता, आंख तो जितना साइज होता है उतना ही साइज रहता है उसका। हाँ, अंदर में सिलेरी मसल चेंज होता है, अंदर में अपना लेंस का साइज चेंज होता है, ये सब अपना चेंज होता है, बट आंख का साइज तो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे वही लिखना है अपने को आंसर में। यहाँ पे देखो लिखा गया द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज। हम लोग का आंख के अंदर जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस इन द आई, यानी कि आंख के अंदर जो डिस्टेंस है, आंख का जो साइज है, वो चेंज नहीं होता है व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस उसका चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो हम लोग का आंख का साइज यानी कि इमेज डिस्टेंस इन द आई चेंज नहीं होता है।
ठीक है, तो आज के इंटरेस्टिंग सवाल पे जो किया भैया आपने, सितारा चमकता का है, हम लोग का स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करता है। तो जो इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर दिखाने से पहले हम लोग को कुछ समझाना चाहेंगे कि सिंपली मान लो ये अपना एक स्टार है, ठीक है, और ये स्पेस में है। ये स्टार जो है ये अपना स्पेस में है, और ये एक्चुअल, सॉरी रुको, हाँ, ये स्टार अपना स्पेस में है और ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, ये असली स्टार है। और ये जब अपना लाइट भेजता है तो ये अर्थ का एटमोस्फेयर में डूबता है, यानी कि अर्थ में डूबता है। जब अर्थ में डूबता है तो अर्थ में क्या होता है, अलग अलग लेयर्स होता है। तुम बचपन में पढ़ के आए ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वो ईवीएस ईवीएस जो बचपन में उतना एक्चुअली नाम जानने की जरूरत है कि इतना मानो कि अर्थ का लेयर्स होता है, अलग अलग पर्दा होता है, अलग अलग लेयर्स होता है। तो जब ये जो स्टार लाइट है जब अर्थ का लेयर्स में डूबता है तो क्या होता है, ये बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये सीधा नहीं, जैसे मान लो ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, ये जो लाइट जो निकाला स्टार जो है अपना लाइट जो निकाला, स्टार लाइट जिसको अपन बोलेंगे, वो क्या होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। मान लो कि हम यहां पे, तो मेरे को स्टार ऐसे दिखाई देना चाहिए था, मेरे को स्टार दिखाना चाहिए। अच्छा, स्टार यहां पे, ये तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, तो स्टार तो यहां पे, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, तो स्टार तो यहां पे। लेकिन ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, लाइट क्या होता है, बेंड होने लगता है बिकॉज ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि धरती के ऊपर कुछ कुछ पर्दा है, कुछ कुछ लेयर्स है, वो लेयर्स का हिसाब से, वो लेयर्स का वजह से ये जो लाइट जो आता है स्टार से, वो क्या होता है, बेंड होके आता है हम लोग के पास। और जब बेंड होके आता है हम लोग के पास, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े थे, तो हम लोग मान लो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, तो यहाँ पे जब हम खड़े रहेंगे तो मेरे को स्टार का पोजीशन ये नहीं दिखाई देने वाला, मेरे को स्टार का पोजीशन ये नहीं दिखाई देने वाला है, मेरे को स्टार का पोजीशन दिखाई देने वाला है यहाँ पे। ऐसा क्यों भैया, देखो यहाँ पे सिंपल रीजन ये है कि वो हम लोग का आंख जो है वो टेढ़ा नहीं देख सकता, वो हम लोग का आंख ऐसे करके टेढ़ा नहीं देख सकता। तो वो क्या करता है, हम लोग का इमेज बनाते हैं कि नहीं, हम लोग एक अजम्पशन बनाता है, हम लोग का आंख जो है एक अजम्पशन बनाता है कि स्टार यहाँ पे है, स्टार यहाँ से सीधा सीधी है, बट एक्चुअली में ये यहाँ पे नहीं है। ये जो है अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है, ये एक नकली स्टार है, ये एक्चुअली में स्टार नहीं है। तो ये जो है इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एटमॉस्फेयर का वजह से जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट का आना टेढ़ा होना, वो जो टेढ़ा होता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर की वजह से जो होता है उसको अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो स्टार जो है एक्चुअली में ऐसा दिखाया जाता है, तुमको रात को जो भी स्टार दिखाया था वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार नहीं होता। एक्चुअली में स्टार थोड़ा उससे पीछे होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर में हम लोग को अपैरेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा नकली पोजीशन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा पीछे होता है, वो थोड़ा सा नीचे होता है। तो ये तुम फंडा समझ लिया, ये फंडा समझने के बाद हम लोग को ये समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार क्यों चमकता है, सिंपली यहाँ पे स्टार ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपली एक लाइन में अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछे, तुमको एक लाइन में अगर कोई भी ये क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारा सबसे पहला मुंह में आना चाहिए जवाब कि भैया स्टार जो है ट्विंकल करता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हम लोग का अर्थ का जो लेयर होता है, हम लोग का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, उसको अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टार क्यों ट्विंकल करता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है, ये जो प्रोसेस है पूरा कैसे होता है। As starlight enters the Earth's atmosphere, it undergoes continuous refraction before it reaches our eyes. जब स्टारलाइट हम लोग का आंख, हम लोग का अर्थ का एटमोस्फेयर में डूबता है, जब स्टारलाइट, स्टार का रोशनी जो जब हम लोग का अर्थ का एटमोस्फेयर में डूबता है, ये जो पर्दा वर्दा जो भी होता है, तो क्या होता है, बहुत सारे रिफ्रैक्शन जाता है, बहुत बार बेंड होता है, बहुत बार आरा टेढ़ा, कभी इस साइड के कभी इस साइड के, तो वो बेंडिंग होने लगता है, बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन होने लगता है। तो ये रिफ्रैक्ट होता है, बहुत बार रिफ्रैक्ट होता है, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होता है बिफोर इट रीचेस आवर आई। हम लोग का आंख में पहुंचने से पहले बहुत बार रिफ्रैक्शन होता है। हाँ भैया यहाँ पे देखिए क्या फालतू का बात लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हम देखें कि ऐसे बेंड हो गए मेरे आंख में पहुंच रहा है, ठीक है, समझ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज फिजिकल कंडीशंस, देखो फिजिकल कंडीशन इन द सेंस कि हम लोग का अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर और डेंसिटी, को आगे बढ़कर तुमको और अच्छा समझ आएगा। एज फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। देखो सिंपली यहाँ पे समझो, हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो पर्दा वर्दा ये जो भी है, तो क्या वो स्टेशनरी होता है? सिंपल सा चीज बताओ, तुम्हारा हम लोग का अर्थ घूमते रहता है, हवा आगे पीछे होते रहता है, ठंडा हवा कभी इस साइड है, गर्म हवा कभी उस साइड है, कभी गर्म हवा ऊपर के, कभी ठंडा हवा नीचे के। तो क्या ये स्टेशनरी है? क्या हवा स्टेशनरी है? क्या हवा के एक जगह ही रुका रहता है? क्या कहीं का डेंसिटी एक जगह रुका रहता है? नहीं भैया, वो तो चेंज होता रहता है। तो बिकॉज ये जो हवा है, ये सब जो एक्स फैक्टर सब जो है, ये फैक्टर सब जब चेंज होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि जो भारीपन, सिंपली अगर तुमको नहीं पता ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, सिंपली इतना समझो कि जो लेयर्स का भारीपन होता है, लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि भारीपन जो होता है, वो चेंज होता
रहता है, क्योंकि एयर जो है, हवा जो है आगे पीछे होता रहता है, और जितना भारी होगा उतना ज्यादा वो लाइट को बेंड करेगा। तो ये जो आगे पीछे होते रह रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपली लिखा गया और आर नॉट स्टेशनरी, कि ये सब चीज जो है हम लोग अर्थ का एटमोस्फेयर जो है, जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर है, वो स्टेशनरी नहीं है। यही ये लाइन कहना चाह रहा था। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, उसके आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर लेयर्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस। देखो हम यही बताना चाह रहे थे कि क्योंकि फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है, हम लोग का लेयर जो है उसका भारीपन जो है चेंज होते रहता है। तो भारीपन अगर चेंज हो रहा है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट को भी वो, रिफ्रैक्शन को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी जो है चेंज होते रहेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है पर मिली सेकंड्स, यानी कि अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सेकंड्स पे अलग अलग रिफ्रैक्ट करने वाला, अलग अलग तरीके से बेंड करने वाला है। ठीक है, यही ये लाइन कहना चाह रहा था। दिस कॉजेस अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार टू फ्लक्चुएट, अपीयरिंग समटाइम ब्राइट समटाइम्स डिम। दिस इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। अब क्योंकि ये फिजिकल कंडीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन अलग अलग हो रहा है, क्योंकि बेंडिंग कभी अलग तरीके से हो रहा है। आज ये 1 मिनट पहले ऐसे हो रहा था, 1 मिनट बाद ऐसे हो रहा है, 10 सेकंड पहले ऐसे हो रहा था, 10 सेकंड बाद ऐसे हो रहा है। तो ये जो अलग अलग पोजीशन जो है, अलग अलग पोजीशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, अलग अलग बेंडिंग हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, वही का वजह से कभी कभार हम लोग को लाइट जो है ब्राइट दिखता है, कभी डिम दिखता है, जैसे, और इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार देखते हैं, कहते हैं। अब हम लोग ये वर्ड से समझ लिए हम लोग, क्या भैया रट्टा मारने वाली चीज है, तो हम समझ गए। लेकिन चलो अब यहाँ पे तुमको दिखाती है कि एक्चुअली में कैसे होता है। देखो ये अपना अर्थ का एटमोस्फेयर है, तुम देखा कि ये फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर वो स्टेशनरी नहीं होता, यानी कि चेंज होता रहता है। तो यानी कि वो जो है इन्फ्लुएंस करने वाला है अपना इसको भी। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो है, ये जो स्टार लाइट जो आ रहा है, अपना सितारा से जो रोशनी आ रहा है, वो भी चेंज होने वाला है, उसका भी बेंडिंग जो है चेंज होने वाला है। तो ये सितारा से जो रोशनी आया, अब क्योंकि ये जो अर्थ का एटमोस्फेयर स्टेशनरी नहीं है, तो ये 1 सेकंड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये ऐसे बेंड हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बेंड हुआ है। लेकिन 10 सेकंड बाद ये सेम तरीका से बेंड नहीं होने वाला है। 10 सेकंड बाद ये हो सकता है कुछ ऐसे तरीका से बेंड होगा, और फिर और 10 सेकंड बाद हो सकता है कुछ ऐसे तरीका से बेंड होगा, और फिर और 10 सेकंड बाद वो हो सकता है कुछ ऐसे तरीके से बेंड होगा, फिर और 10 सेकंड बाद कुछ ऐसे तरीका से बेंड होगा। तो ये जो हर एक टाइम पे अलग अलग तरीका से बेंड हो रहा है, तो क्योंकि बेंडिंग का वजह से हम लोग का आंख जो है इमेज बना रहा है, तो हम लोग का आंख जो है हर 10 सेकंड में, हर पर्टिकुलर पीरियड में, हर अलग अलग टाइम पे, 10 सेकंड एग्जांपल दे रहा है, मतलब मान लो हर सेकंड में क्या है, अलग अलग इमेज बनाने वाला स्टार का। कभी स्टार यहाँ पे था, कभी स्टार यहाँ पे हुआ, कभी स्टार यहाँ पे हुआ, कभी स्टार यहाँ पे हुआ, कभी स्टार यहाँ पे, तो वो जो अजम्पशन बना था वो अलग अलग होते रहा, कभी स्टार यहाँ पे, कभी स्टार यहाँ पे, कभी स्टार यहाँ पे, कभी स्टार यहाँ पे, कभी स्टार यहाँ पे। तो जब स्टार यहाँ पे ब्राइट हुआ, यहाँ पे स्टार ब्राइट हुआ, फिर यहाँ पे हम लोगों को दिखा, फिर वही स्टार थोड़ा सा नीचे दिखा, फिर वही, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता कि मान लो पहले यहाँ पे था, ये मेरा उंगली पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, मतलब अपना ही पोजीशन ऐसे टक 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 करते रहता है। तो क्योंकि ये लाइट जो है आ रहा है, वो भाग हो रहा है, वो भाग ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो यही जो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, डिम हो रहा है, इसी की वजह से क्या होता है, हम लोग को ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार दिखाई देता है। ठीक है, ये भूख भाग जो होता है, इसी की वजह से हम लोग को दिखाई था कि अच्छा सितारा चमक रहा है, कभी कम लाइट हो रहा है, कभी तेज लाइट हो रहा है, कभी कम लाइट हो रहा है, कभी तेज लाइट हो रहा है। तुम जाके देखना, उतना तो हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम ध्यान देके देखना चाहेगा तो हाँ तब दिखता है कि हाँ स्टार जो थोड़ा सा भूख भाग कर रहा है। सो आप आई होप से तुमको ये समझ आ गया होगा, पूरा तुम समझ ही होगे, ये पूरा अच्छा से पैराग्राफ में एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, तुम ये पूरा अच्छा से लिख सकता है, तुमको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, आ चुका है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होता है एक बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर तुम पिछला वाला पढ़ के आए कि वाई स्टार्स डू ट्विंकल, ठीक है, तो उसका हिसाब से अगर वो उसका रेफरेंस लेके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स। देखो प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसका सिंपली तुमको एक लाइन में आंसर तुमको देना होगा, तो मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स। देखो स्टार क्योंकि दूर था, स्टार जो है हम लोग का अर्थ से बहुत दूर होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि स्टार को हम लोग माना जाता है कि स्टार जो है दूसरा सूर्य ग्रह, दूसरा जो सोलर सिस्टम है, दूसरा जो सोलर सिस्टम है उसका, और एक जो गैलेक्सी होगा उसका सोलर सिस्टम का, उसका सन माना जाता है। वो जो स्टार सब जो है उसका सन माना जाता है। तो तुम मान सकते हो कि गैलेक्सी कितना बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो तुम सर्च मार के देख सकते हो, हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए पढ़ाई पे आओ। ठीक है, तो तुम ये गैलेक्सी इतना बड़ा है, तो उसमें कोई और गैलेक्सी का माना जाता है, कोई और ये सोलर सिस्टम का वो स्टार माना जाता है। तो वो स्टार जो है वो कोई और सोलर सिस्टम का सन माना जाता है, सूरज माना जाता है। जैसे हम लोग का सन है, वो हो सकता है वो कोई और सोलर सिस्टम का सन है वो, तो इसलिए क्या है वो बहुत दूर है, वो बहुत 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 दूर है हम लोग से। लेकिन ये जो अपना सामने प्लैनेट है, हम लोग का जो धरती के सामने है प्लैनेट, हाँ सामने है प्लैनेट, ये और सब जो प्लैनेट है अपना मर्क्यूरी हो गया, नेपट्यून होगा, जो भी जुपिटर होगा, वो लोग हम लोग पड़ोसी है, लेकिन वो जो स्टार जो है बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। और प्लस
ये सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है। और दूसरा सवाल ये भी आना चाहिए कि सन क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है भैया, सन भी तो स्टार है, सन क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है। तो इसका आंसर यही है सिंपली कि सन और अपना प्लैनेट दोनों अपना धरती यानी कि अर्थ के पास पास में है, दोनों अपने धरती के पास में है। अपना स्टार जो है ट्विंकल कर रहा था क्योंकि वो बहुत दूर था। अब इसका और सिंपली रीजन क्या हम तुमको ऊपर से समझाए थे। देखो स्टार जो है बहुत दूर है, तो स्टार क्या करता है, वो सिंगल लाइट को जो है एमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कैमरा को बहुत दूर रख दे, अगर हम ये एक रूम है मेरा, अगर हम दूसरा रूम का एकदम कॉर्नर पे रख जाए, तो क्या तुमको हम कैसा दिखाई देने वाला है? क्या तुमको मेरा फेस का सारा डिटेल दिखाई देने वाला है? क्या तुमको दिखने वाला अच्छा दाढ़ी पे ये लाइन मारा हुआ है, दाढ़ी ऐसे यहाँ पे ज्यादा दाढ़ी है, यहाँ पे कम दाढ़ी है, यहाँ पे ऐसे कट मारा हुआ है, यहाँ पे ऐसे कट मारा हुआ है? क्या तुमको ये सारा मेरा आईब्रो वाइब्रो में आंख वक्त पूरा डिटेल तुमको समझ आने वाला है? नहीं, तुमको एक सिंगल रे ऑफ लाइट दिखाई देने वाला है कि हाँ एक लौता से बंदा है, वो तुमको दिखाई दे रहा है। मान लो ये कैमरा को हम और दूर रख दिए तो तुमको तब तो हो सकता है तुमको सिर्फ मेरा आधा बॉडी दिखाई दे, तुमको हो सकता है सिर्फ मेरा ये टी शर्ट का कलर दिखाई दे। मान लो और दूर रख दिए तो तुमको सिर्फ दिखाई देगा कि हाँ ये एक इंसान है। तो वैसे ही जैसे जितना दूर जाते जाएंगे तुमको सिर्फ एक रे ऑफ लाइट दिखाई, तुमको मान लो कैमरा को हम बहुत दूर रख देंगे तो तुमको सिर्फ एक रे ऑफ लाइट ही दिखाई देने वाला है, तुमको दिखाई देना अच्छा सिर्फ एक इंसान है, तुमको यही समझ आने वाला है। लेकिन वही तुम्हारे हम बहुत क्लोज है, क्योंकि तो हम उसके हिसाब से क्या हुआ है, क्योंकि हम तुम्हारे बहुत क्लोज है तो तुम क्या कर रहा है पूरा डिटेल में नोटिस कर पा रहा है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, स्टार जो है बहुत दूर है, तो स्टार जो है बहुत दूर है तो इसका रीजन, इसका वजह से क्या होता है, सिर्फ वो सिंगल रे ऑफ लाइट ही एमिट कर पाता है, तुमको अच्छा से दिखाई देता है, तुमको डिटेल में नहीं दिखा दे पाता है कि वो कैसा एक चीज है। लेकिन वहीं पर हम तुम्हारे सामने है तो तुम मेरा पूरा डिटेल देख सकता है, तुमको ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज मिल रहा है मेरा थ्रू, तो तुमको दिखाई दे रहा है, तुम्हारा आंख में बाउंस करे तो तुमको दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही अपना सन या फिर अपना कोई भी प्लैनेट जो है वो अपनी धरती के सामने है, सन या फिर कोई भी प्लैनेट जो है अपनी धरती के सामने है, तो वो क्या है बहुत सारा लाइट रे निकाल रहा है अपना में से, बहुत सारा लाइट रे निकाल रहा है अपना में से, जबकि स्टार जो है सिर्फ एक लाइट रे निकाल रहा है। तो स्टार जब एक लाइट रे निकाल रहा है तो जब ये अपने धरती का अर्थ का एटमोस्फेयर रुकता है तो ये बेंड इजिली हो जाता है। बट ये जो अपना प्लैनेट या फिर सन जो है जब ये अर्थ का एटमोस्फेयर रुकता है तो क्या होता है, ये सब बेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो 50% बेंड भी करते हैं तो बाकी का 50% तो हम लोग का आंख में आ ही जाएगा। मान लो थोड़ा सा 40% बेंड कर दिया, मान लो 60% बेंड कर दिया, तो हम लोग का बाकी का 40% तो नॉर्मली आ जाने वाला है। तो ये जो है इसको फ्लक्चुएट करना, इसको बेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग का आंख, हम लोग का अर्थ का एटमोस्फेयर के लिए। तो इसलिए जो है हम लोग को ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार दिखाई नहीं देता है, इसको फ्लक्चुएट करना बहुत ही दिक्कत रहता है। असल में बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है, सन का लाइट जो है बेंड हो जाता है, प्लैनेट का लाइट भी बेंड हो जाता है। बट ये जो फ्लक्चुएशन जो तुम पढ़ के आए कि आगे पीछे जो हो रहा था अपना, कभी लाइट जो है ऐसे बेंड कर रहा था, कभी फिर दूसरा सेकंड में ऐसे बेंड कर रहा था, अलग अलग टाइम पे अलग तरीका से बेंड कर रहा था, ये करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और इसी की वजह से सन या फिर अपना प्लैनेट जो है सामने जो पड़ोसी प्लैनेट है वो सब ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात तुमको बताते हैं कि अपने को ये सब जो मर्क्यूरी जुपिटर ये सब जो तुम एक्चुअली में देख सकता है, तुम एक्चुअली में जब अपना घर से बाहर निकलेगा, छत वत पे जाएगा, रात को देखेगा तो तुमको स्टार्स के साथ वो सब भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा भैया, कैसे हम समझेंगे वो सब चीजें? तो देखना स्टार जो है तुमको भुकभा करते हुए दिखाई देगा, तुमको ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखेगा स्टार में। बट जो प्लैनेट जो भी तुमको स्टार जैसा दिख रहा होगा, जो भी तुमको लाइट तुमको दिख रहा होगा कि वो भुकभा नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो अपना प्लैनेट्स होता है। तुम एक बार गौर करना, तुम इस पे और भी रिसर्च कर सकते हो, और भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है। लेकिन सिंपली उनको इतना बता दे रहे कि तुम देखना जब भी अगला बार जब छत पे जाएगा, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब हम जाए थे, अगला बार जब भी छत पे जाएगा तो एक बार देखने का कोशिश करना कि वो स्टार जैसा ही है, बट वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, वो भुकभाग नहीं कर रहा है। और सब स्टार तो भुकभाग करेगा, बट वो एक दो स्टार होगा जो भुकभाग नहीं कर रहा होगा, वही जो है अपना प्लैनेट्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया प्लैनेट्स डू नॉट इक्वल बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ। हम तुमको ओवरव्यू बताते हैं, अब हम लोग वर्ड टू वर्ड समझते क्या लिखा गया। तो वो मच क्लोजर टू द अर्थ है, अर्थ के बहुत सामने, देन स्टार्स मेकिंग देम अपीयर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड यानी कि लार्ज सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लार्ज सोर्स ऑफ लाइट यानी कि बहुत बड़ा हो गया हम लोग का। तो बहुत बड़ा हो गया तो बहुत सारा लाइट, लार्ज सोर्स ऑफ लाइट हो गया तो उससे बहुत सारा लाइट रे निकलने वाला है, बहुत सारा बीम ऑफ लाइट निकलने वाला है। रादर देन पॉइंट साइज सोर्स, rather than point side source, extended source rather than point size source। point side source यानी कि बहुत छोटा साइज ऑफ सोर्स, मतलब बहुत छोटा, जैसे स्टार हम लोग का हो गया बहुत छोटा साइज ऑफ सोर्स, यहाँ पे लिखा गया लाइक स्टार यानी कि बहुत छोटा साइज ऑफ ये सोर्स, बहुत छोटा साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जो है लाइक स्टार वैसा नहीं होता, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट जो है हम लोग का जो सन या फिर प्लैनेट है, इसके वजह से क्या होता है
बिकॉज अ प्लैनेट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि अपना लार्ज सोर्स ऑफ लाइट है, इट एमिट्स मेनी पॉइंट साइज सोर्सेज। इसका मतलब सिंपली है कि हम लोग का प्लैनेट जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि लार्ज सोर्स ऑफ लाइट है वो, तो क्या होता है बहुत सारा पॉइंट साइज, यानी कि बहुत सारा रेज ऑफ बीम, बहुत सारा रेज निकालता है, बहुत सारा लाइट रेज निकालता है अपने में से। तो इसका वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, ये हम लोग पढ़ लिए। As their light passes through the atmosphere, the fluctuation average out to zero, which nullifies the twinkling effect. देखो ये बहुत सारा लाइट निकाल रहा था, इट एमिट्स मेनी पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि बहुत सारा छोटा छोटा लाइट निकाल रहा है, बहुत सारा लाइट रेज निकाल रहा है। तो जब ये लाइट रेज जब पास होता है एटमोस्फेयर से, द फ्लक्चुएशन एवरेजेस आउट टू जीरो, यानी कि इन द सेंस अगर एवरेज निकाले तो ये फ्लक्चुएशन जो है, जैसे हम तुमको बताया कि हाँ थोड़ा सा परसेंटेज हो सकता है ये फ्लक्चुएट कर देगा, मान लो 20% कर दिया, मान लो 30% कर दिया, बट ये 70% तो रह जा रहा है, 70% रिमेनिंग हो जाए, तो इसको अपन मानते हैं, इसको जीरो ही मान लेते हैं। जैसे डेसिमल में क्या होता है, तुम एवरेज मानता है ना कि राउंड ऑफ कर लेते हैं ना कि 60.9 है तो तुम 61 मान लेगा, तो वैसे यहाँ पे एवरेज आउट कर देता है कि हाँ जीरो फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे। उसको उसके वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन जीरो हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, विच नलिफाइज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, यानी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलिफाई कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, नलिफाई इन द सेंस कि खत्म कर देता है। उसी की वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट को हटा देता है। ठीक है, तुम समझ गए होप कि सिंपली रीजन ये है कि प्लैनेट जो है अपना अर्थ के सामने है, तो बहुत सारा लाइट रे निकाल रहा है, बहुत सारा लाइट रे निकाल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो पा रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली क्या है, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपना लास्ट सवाल पे जो कि है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। देखो तुमको धरती पे अपना जो स्काई है, अपना जो आसमान है, वो तुमको नीला दिखाई देता है। इसका रीजन सिंपली ये है क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भैया, तुमको मोस्टली पता ही होगा, नहीं भी पता था हम तुमको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करते थे। ये मान लो अपना सन है, सन जब लाइट अपना रोशनी जब धरती पे छोड़ता है तो क्या होता है, धरती पे एटमोस्फेयर होता है, एटमोस्फेयर में क्या होता है, एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई डस्ट का पार्टिकल्स हो गया, या फिर मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल हो गया, तो ये सब पे जब लाइट आता है तो ये पार्टिकल्स क्या करता है, लाइट को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है, उसको सारा डायरेक्शन में छोड़ देता है। इसको अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। वो क्या करता है, ये सारा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर सारा डायरेक्शन में छोड़ देता है। अब इसमें क्या होता है, यही जब छोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, ब्लू जो है सबसे ज्यादा एमिट किया जाता है, सबसे स्ट्रांगली एमिट किया जाता है, सबसे शक्तिशाली से सबसे ज्यादा जोर से उसको एमिट किया जाता है। तो ब्लू सारा जगह में एमिट हो गया और उसके वजह से क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग का आसमान है वो नीला दिखाई देता है। बट ये यही पर पूछा जा रहा है कि हम लोग को आसमान तो नीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, बट स्काई यानी कि स्पेस में हम लोग को क्यों डार्क दिखाई देता है। कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में जा रहा है तो उसको एस्ट्रोनॉट इन द सेंस कि एस्ट्रोनॉट तभी खिलाएगा जब वो स्पेस में जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग स्पेस में चल जाते हैं, जब हम लोग अंतरिक्ष में चला जाते हैं, तो हम लोग को डार्क क्यों दिखाता है, हम लोग को काला क्यों दिखाता है स्पेस। तो सिंपली इसका रीजन कुछ नहीं है, सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर इन स्पेस। देखो सिंपली अपना जो स्पेस है या अपना जो अंतरिक्ष है उसमें एटमोस्फेयर नहीं है। एटमोस्फेयर नहीं यानी कि एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं है, एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं है यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो यानी कि व्हाइट लाइट अपन को व्हाइट लाइट ही दिखाई देने वाला है, और इसका वजह से क्या है, अपन को एटमोस्फेयर जो है वो ब्लैक दिखाई देता है। वहां पे कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, व्हाइट लाइट अपना सन से व्हाइट लाइट ही निकलता है। अच्छा तुमको ये तो पता होगा ना कि सन जो है व्हाइट लाइट निकालता है, वो क्या है, येलो लाइट नहीं निकालता है। हम लोग को एटमोस्फेयर का वजह से हम लोग को दिखाया था कि सन जो है येलो लाइट निकाल रहा है, बट एक्चुअली में वो जो है व्हाइट लाइट निकाल रहा है। अगर तुम गूगल पे जाएगा तो तुमको एक्चुअली में सैटेलाइट इमेज मिलेगा, तो तुमको दिखाई देगा कि सन जो है व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है, व्हाइट लाइट यानी कि सादा लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, अब सादा लाइट के अंदर भी व्हाइट लाइट जो है कोई कलर नहीं होता, उसके अंदर विबग्योर होता है, यानी कि वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो ये सारा कलर होता है व्हाइट लाइट पे, और इसमें से क्या होता है, ब्लू सबसे ज्यादा एमिट होता है, ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसकी वजह से हम लोग को ब्लू दिखाई देता है। अब क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे देखो लिखा गया सिंस देयर इज नो एटमोस्फेयर, क्योंकि स्पेस में एटमोस्फेयर नहीं है, देयर आर नो पार्टिकल्स आई थिंक सो, देयर आर नो पार्टिकल्स टू स्कैटर लाइट कमिंग फ्रॉम सन। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, नो पार्टिकल्स टू स्कैटर लाइट कमिंग फ्रॉम दी सन। तो सन से जो भी लाइट आ रहा है उसको कोई पार्टिकल है ही नहीं जो स्कैटर करेगा, तो स्कैटर नहीं करेगा, तो इसका वजह से हम लोग को कोई कलर, ब्लू क्या कोई भी कलर नहीं दिखाई देने वाला, हम लोग को ब्लैक दिखाई देने वाला है। अच्छा ये भी बता देते हैं कि ब्लैक भी कोई कलर नहीं होता, ब्लैक एक्चुअली क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। तुम अपना आंख बंद करेगा तभी तुमको ब्लैक दिखाई देने वाला है, कुछ तुम्हारा रूम में सारा लाइट बंद कर दिया तभी तुमको ब्लैक दिखाई देने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक एक कोई कलर नहीं है, ब्लैक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि कोई भी लाइट जब प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग को ब्लैक दिखाई देता है।
ठीक है, तो तुमको ये सब पता चल ही गया होगा। नहीं भी पता होगा तो चैप्टर अच्छा से पढ़ लेना, उसमें हम भी डाल के रखे हैं, कहीं और से भी पढ़ना होगा वहां से भी पढ़ लेना, तो उसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया जाता है ये चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये अपना पूरा वीडियो खत्म होता है, हम लोग पूरा एनसीईआरटी का बैक साइड जितना भी क्वेश्चन था, आई थिंक 12 क्वेश्चन था, हाँ 12 क्वेश्चन था, सारा हम लोग कर चुके हैं एक ही वीडियो में। यही था ये वीडियो में, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो पूरा वीडियो देख चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए